चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया. All right, so I'll go to chapter 3 then. Vanya, any idea if others are joining? Sorry, sir. Do you have any idea if others are joining or not? About what? If others are joining or not? I'm sorry, I don't have any. Okay. अच्छा, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन. आप मुझे बता देना कि लास्ट क्या किया हुआ है. ये सोल ट्रेडर वगैरह किया हुआ है. Yes, sir, sole trader is a, लिमिटेड कंपनीज. yes. फ्रेंचाइजिंग. Cooperative नहीं है. सॉरी. Cooperative. कॉपरेटिव्स नहीं किया हुआ. सो विल स्टार्ट फ्रॉम कॉपरेटिव्स, राइट? Yes. Okay, let's wait for another 5 minutes if someone joins in, otherwise we'll start. All right, we'll wait till 10:40. Okay.
All right, Ganya, let's start. Yes, sir. Okay. So, Ganya, when we talk about cooperatives, the word cooperatives come from the word cooperation. All right. So, the basic idea behind cooperatives is that if you voluntarily asked to work together, like अगर आप ये सोचते हो कि हम लोगों को किसी ऐसी चीज की जरूरत है जहाँ पे हमें कुछ if we want to buy something or if we want to negotiate with the government or if we want to negotiate with someone, तो हम voluntarily एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और उस voluntarily उस ग्रुप को फॉर्म करने के साथ what we do is we make equitable contributions. Equitable means equal cooperation contributions करते हैं। जब इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है तो आपका रिस्क भी इक्वल हो जाता है एंड वॉट एवर प्रॉफिट यू गेन दैट इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कोई एक नहीं कर रहा होता, everyone has part of everyone can be part of the decision making. All right. so Yes, sir. सो अब क्वेश्चन आता है कि कॉपरेटिव्स बनाए क्यों जाते हैं। देखो, देर आर सम कॉमन नीड्स। जब वो कॉमन नीड्स आ जाती हैं, वो कॉमन नीड्स इकोनॉमिक हो सकती हैं, वो कॉमन नीड सोशल हो सकती हैं, वो कॉमन नीड कल्चरल हो सकती हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपरेटिव्स देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव्स। हाउसिंग कॉपरेटिव्स क्या होते हैं कि अब आप ओवरऑल एक पूरी सोसाइटी जो होती है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव हो जाती है, ठीक है। आप लोग जो नेबरहुड के घर हैं वो सारे हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हैं। तो इफ दे प्लान के हम सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगा लें, सो व्हाट डू दे इन्वेस्ट द मनी टुगेदर एंड दे टेक लाइक वो कैमरा या गार्ड्स रखने के लिए ओवरऑल वो जो पैसे लगा रहे होते हैं दे मेक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर दैट, और जो भी उसका बेनिफिट है या प्रॉब्लम्स हैं दे शेयर इट इक्वली। राइट, डू यू गेट इट? Yes, sir. ओके, अदर देन दिस आपके पास रिटेलर्स कोऑपरेटिव क्या होता है कि वो वाली दुकानें जो एक साथ काम कर रही हैं, लाइक करीब करीब है, एंड इफ दे प्लान के हमें स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है फॉर एग्जांपल, या लाइट्स लगवानी है अपनी गली में, या हमें कोई और ऐसी चीज लगवानी है वेयर वी कैन मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन, और देयर कैन बी अ स्मॉल प्रोजेक्ट कि हम एक वाटर कूलर लगाना चाह रहे हैं बाहर, and what they do is they invest equal amount of money in that, then this becomes a cooperative. Right, do you get it now? What cooperative it is cooperation. Basically you are voluntarily agreeing to working together, मतलब आप अपने अपने profits तो अलग कमा रहे हो as a business, but for a certain project you want to come together and work, right? Okay. ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे इजी एडवांटेज इज कि इट इज इजीली फॉर्म्ड, लाइक देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन और लीगल थिंग दैट नीड्स टू कम इन। आप आराम से, इफ यू आर अ रिटेलर और इफ यू आर अ वर्कर कोऑपरेटिव, आप लोग ऑलमोस्ट 10 लोग साथ बैठोगे और आप बोलोगे कि भाई हमें एक कोऑपरेटिव बनाना है, तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट कोऑपरेटिव बना सकते हो, देयर वुडेंट बी एनी प्रॉब्लम्स। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व कि कहीं कोई टैक्स पेयर रजिस्टर कराना है कोई गवर्नमेंट के पास, ऐसा कुछ नहीं है। मेंबरशिप इज ओपन टू एवरीवन, whoever is part of the neighborhood or whoever can be like part of it can become a member. सही है? Now Ganya, Yes, you, sir. you need to tell me what is a limited liability. Members enjoy limited liabilities का क्या मतलब है? Sir, limited liabilities is a joint company, Sorry, it's stock, a joint stock company. इट्स अ स्टॉक कंपनी, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? वो तो लिमिटेड कंपनी है ना।
लिमिटेड Yes. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? Yeah. Limited liability means that um like you have limited life. I mean, you don't have to pay off all your own assets if you have limited liability. ओके, So यस। and Limited liability का मतलब 80% you write, but when you're writing an answer na, so I'll tell you how to write the answer. Limited liability over here would mean कि if you are in debt, अगर आपने किसी के आपका उधार देना है एंड द कंपनी फोर्सेस के भाई आप पैसे हमें वापस करो, सो यू आर नॉट लायबल टू पे अप फ्रॉम योर पर्सनल एसेट्स। मतलब आपको अपना घर गाड़ी या ऐसा कुछ नहीं बेचना पड़ेगा, यू विल जस्ट हैव टू पे अप फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। तो अगर बिजनेस कहीं से आपका क्रैश हो जाता है या बिजनेस खत्म हो जाता है, so you are not liable to pay, you are not liable to pay from your personal bank accounts. All right, yes, do you get it? yes, sir. Okay, Waleed, are you there? Yes, sir. ठीक है वलीद, वी स्टार्टेड विद कोऑपरेटिव्स, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है, सो इतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं है अपना। ट्राई टू ओपन अप योर माइक बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग मुझे थोड़ा चाहिए होता है दैट यू पीपल रिस्पॉन्ड। ऑलराइट, सो Okay, जस्ट sir. ओपन अप योर माइक। अच्छा, अदर देन दैट मेंबर्स गेट गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। सो गनिया, जब हम लोगों ने ये बात की थी कि हम नेबरहुड में जनरेटर लगा लें या स्ट्रीट लाइट लगा लें, तो रीजनेबल प्राइसेस का मतलब है व्हेन यू डिवाइड द प्राइस तो आपको फिर चीजें सस्ती पड़ेंगी। इफ यू हैड टू लाइक बी वन पर्सन जो सारी कॉस्ट पे कर रहा है, उसके लिए दिस वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। देन देयर इज कंटिन्यूटी, दैट मींस कि ये खत्म नहीं होने वाली चीज। इवन इफ समवन डाइज तो आपका एक मेंबर कम हो जाएगा, बट ये नहीं होगा कि ये खत्म हो रहा है। देन सरप्लस इज शेयर्ड अमंग मेंबर्स, अगर आपने कोई ऐसी प्रोजेक्ट पे काम किया है वेयर यू आर वर्किंग टुगेदर फॉर लाइक पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल, तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी शेयर्ड अमंग एवरी मेंबर। ऑलराइट, एंड अदर देन दिस गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव्स को स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बिकॉज गवर्नमेंट फील कि भाई अगर हमारे एक हमारी इकोनॉमी में दे आर इन्वेस्टिंग मनी और दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो ये हमारे लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होता है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इवन गिव्स देम सम टैक्स एग्जेम्पशंस। मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल टैक्स खत्म कर देंगे, बट यस देयर आर सम टैक्स एग्जेम्पशंस। अब मुझे बताओ, एनी क्वेश्चन ऑन द एडवांटेजेस? Yes, sir. No, sir. हाँ कन्या पूछो, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, so let's go to the disadvantages. Now, when we talk about disadvantages, हम cooperatives बना कौन रहे होते हैं? ये बहुत बड़े businessmen are not making cooperatives. We talk about small businesses. तो इनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि they are not able to raise large amount of financial resources. इसका मतलब ये है कि वो इतने बड़े पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं। Secondly, it is managed by members who may be lacking the required management skills. तो क्योंकि हम randomly we involve everyone who's nearby or who can be part of the cartel, तो हम करते ये हैं कि हम सबको जब रख लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो। ऑल राइट, ओके, अदर देन दिस, अगर आपके डिसीजन मेकिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, भाई अब आपने 10 लोगों का कोऑपरेटिव बनाया है, सो देयर आर 10 डिफरेंट माइंडसेट्स, देयर आर 10 डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स, और ज्यादातर लोग अलग सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक, एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, तो उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है। आर्ग्यूमेंट इन अ वे कि वो मतलब दे कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको सॉल्व कराने में टाइम भी लग सकता है और मसला भी हो सकता है।
Okay, other than this, at times the members feel कि जितनी वो effort put in कर रहे हैं, they are not getting that much reward. ठीक है, उनको ये फील आता है कि भाई हम तो बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस कोऑपरेटिव, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमें इतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, सो दैट विल रिमेन अ प्रॉब्लम. ऑलराइट, Yes, sir. any issues with the disadvantages? No, sir. ओके, अब हम फ्रेंचाइजिंग पे जा रहे हैं. फ्रेंचाइजिंग का क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा आता है और फ्रेंचाइजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन विच वी ऑल सी अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, ये if we easily talk about franchising, we say that it is an agreement वेयर द फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो इनिशियल ओनर होता है, मतलब जिसकी ऑलरेडी एक कंपनी कहीं पे चल रही है, वो अग्री करता है दैट ही विल ग्रांट अनदर पार्टी, द फ्रेंचाइजी, द राइट टू यूज द ब्रांड नेम. ठीक है, ब्रांड नेम क्या होता है? जो उस कंपनी का नाम है. द ट्रेडमार्क एज वेल एज द बिजनेस सिस्टम्स, मतलब बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के तरीके, ये सारी चीजें फॉलो करने की इजाजत देता है. ठीक है, फ्रेंचाइजिंग कुछ समझ आया? लाइक द बेसिक समझ आ गई कि फ्रेंचाइजर कौन है और फ्रेंचाइजी कौन है. फ्रेंचाइजर वो है जो इजाजत दे रहा है टू यूज द ब्रांड नेम, और फ्रेंचाइजी वो है जो ब्रांड नेम यूज कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि मैकडोनल्ड्स वाज इनिशियली अ यूएस ब्रांड, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने खोला है तो ही इज द फ्रेंचाइजी, और यूएस में जिसका था वो फ्रेंचाइजर हो गया. उसने इजाजत दी कि आप मैकडोनल्ड्स के नाम से पाकिस्तान में खोलो, आप हमारा नाम भी यूज करो, आप एम साइन इज आर ट्रेडमार्क वो भी यूज करो, और ऑल आर बिजनेस पॉलिसीज के भाई हमारी रेसिपीज क्या हैं, हमारी चेयर्स और टेबल किस तरह की होती हैं, हमारे वेटर्स के कपड़े किस तरह के होते हैं, यू फॉलो दैट. ऑल राइट, अब ये बताओ, ये समझ आ गया? जी सर. Yes, sir. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? It's like you not only allow them to use the brand name, you tell them how to use the brand name. अब टेल देम का मतलब ये होता है कि जब आप फ्रेंचाइज बेचते हो तो एक साल तक आप उनको पूरा गाइड कर रहे होते हो कि भाई हम देखो, हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं, मैं मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल पे चल रहा हूँ, हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो इस टेम्परेचर पे होते हैं. अदर देन दैट हमारी रेसिपीज ये हैं. आपके वेटर्स को, आपके काउंटर वाले लोगों को वी विल ट्रेन देम कि ये किस तरह से होता है ओवरऑल. सही है. उसके रिटर्न में फ्रेंचाइजी क्या करता है? फ्रेंचाइजी सबसे पहले तो एक इनिशियल फीस देता है फ्रेंचाइजर को, और उसके बाद एक परसेंटेज सेट हो जाती है सेल्स रेवेन्यू की. कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको महीने में यू आर एक्चुअली गेटिंग अ सेल्स रेवेन्यू ऑफ 1 लाख रुपीज, तो 20% ऑफ दैट सेल्स रेवेन्यू हैज टू बी पेड टू द फ्रेंचाइजर. मतलब आपको फ्रेंचाइजर को वो पैसे देने पड़ेंगे. सही है. फ्रेंचाइजी, अब आप फ्रेंचाइजी जो है वो आउटलेट को ओन भी कर रहा है, रन भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारा कंट्रोल स्टिल रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्रेंचाइजर. क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. ओके, परफेक्ट. तो अब इन्होंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए. देखो, एग्जाम्पल्स क्यों जरूरी हैं व्हेन यू गो फॉर योर, एक तो पेपर 3 में तो आपके चलो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हैं. जो आपका नेक्स्ट पेपर में दे मे आस्क यू अबाउट, व्हाट कैन दे आस्क यू अबाउट केस स्टडीज. तो केस स्टडीज में देखो, पिज्जा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, नैंडोज हो गया, बाटा हो गया, इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए. ये वो वाले हैं जिसका केस आ सकता है. And then they'll question you about the franchising thing, कि भाई फ्रेंचाइज क्या होती है,
और फ्रेंचाइज यहाँ पे लेना सही था या नहीं था. सो वेन एवर यूर आंसरिंग अ केस स्टडी क्वेश्चन, मेक श्योर कि आप रिलेटेबल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दो. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो चीज पढ़ी थी बस वो लिख दी. योर आंसर शुड बी रिलेटेड टू द केस. दिस इज व्हाई इट्स अ केस स्टडी. It's more of a comprehension, but then you need to have some knowledge, basic knowledge before reading the passage. All right. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होती है. कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं विद द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी, तो उसके अंदर क्या क्या होता है. A franchise agreement should be drafted and signed by both parties. Obviously, जो दोनों mutually agree कर रहे हैं to open up a franchise, तो दोनों की signatures होने चाहिए. ये एक legal contract है जिसके अंदर the franchisor is giving the right to use the business trademark to the franchisee. ठीक है, ये हमने बात कर ली. फिर दूसरी बात ये है, द फ्रेंचाइजर इज नॉट अलाउड टू ओपन अ सिमिलर बिजनेस नियर बाय. मतलब ये नहीं कि कराची में अगर मैंने देखा कि एक फ्रेंचाइज आपने मुझे बेची है मैकडोनल्ड्स की, और विद इन अ मंथ और 6 मंथ्स अब मैं देखता हूँ कि आप वही फ्रेंचाइज, मतलब वही फ्रेंचाइज नहीं, यू योरसेल्फ ब्रिंग अप मैकडोनल्ड्स इन कराची. तो ऐसा नहीं हो सकता. मतलब यू कैन सेल अ फ्रेंचाइज टू समवन एल्स, बट यू कैन नॉट ओपन अप योर ओन बिजनेस नियर माय बिजनेस. ठीक है. इट मस्ट स्पेसिफाई द फ्रेंचाइज फीस एज वेल एज मंथली रॉयल्टी पेमेंट. अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बिजनेस का हो तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हर तरह की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लिख देते हो. आप लिख देते हो कि इनिशियली फ्रेंचाइजी विल पे दिस मच फीस, एंड वंस ही हैज पेड दिस, तो मंथली पेमेंट ये होगी. मतलब मंथली कैन बी अ परसेंटेज पेमेंट और इट कैन ऑल्सो बी अ फिक्स्ड पेमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 लाख की सेल पे 15% हैज टू बी पेड. या आप ये भी कह सकते हो कि भाई 15,000 रुपीज आपने पर मंथ मुझे अलग से देने हैं. Apart from that, the agreement lays out details of what duties each party needs to perform. अब जब मैंने आपको बताया that if you're taking a franchise, तो franchisor की responsibility है that he offers you certain things, like he offers you the recipes and he offers you the training as well. पहले 1 साल तक he has to be there, he needs to come, 1 महीने में आके चक्कर लगा लिया. He sends 2 to 3 people there who are there to support you. और इस सपोर्ट से क्या होगा कि वो आपको सेटल करा देगा. सो दीज ड्यूटीज आर प्रॉपरली मेंशन्ड इन योर कॉन्ट्रैक्ट. इट ऑल्सो स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जरूरी होता है, कई दफा फ्रेंचाइज जब ली जाती हैं तो ये बता दिया जाता है कि ये 1 साल के लिए है या ये 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए. वट एवर द टाइम लिमिट इज, वी जस्ट इन्फॉर्म दैट. सही है, क्लियर है ये. Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट. अच्छा, अब हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेज है? वलीद, फ्रेंचाइजी कौन है? वलीद, हु इज द जी सर. फ्रेंचाइजी? सर जो मतलब जो किसी दूसरे के नाम पे सर मतलब उसकी परमिशन से बिजनेस कर रहा है उसी बिल्कुल, के ब्रांड के नेम की. वेरी नाइस. जिसने बेसिकली ब्रांड नेम खरीदा है वो फ्रेंचाइजी है. ठीक है, तो उसको क्या जी सर. एडवांटेज हो रहा है, अब हम ये बात कर रहे हैं. देखो, सबसे पहले उसको एडवांटेज ये हो रहा है कि फ्रेंचाइजी बेनिफिट फ्रॉम प्री ओपनिंग सपोर्ट. इसका मतलब है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, जो आपको साइट सिलेक्शन होता है लोकेशन, वो आपको लोकेशन सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है. वो आपको डिजाइन करने में आपकी हेल्प कर रहा है. मतलब आपका आउटलेट किस तरह का डिजाइन होना चाहिए वो हेल्प कर रहा है. अब आपकी फाइनेंसिंग एक तरीके से आप तो ऑलरेडी कर चुके हो ना, आप तो फ्रेंचाइजर को पैसे दे चुके हो. तो उस चीज में भी आपको सुकून है कि भाई ये सारे खर्च चीजें अब इज द हेडेक ऑफ द फ्रेंचाइजर, मेरा ये काम नहीं है.
ठीक है। दूसरा इज फ्रेंचाइजर असिस्टेंट ट्रेनिंग स्टाफ। अगर अब मैं एक नया बिजनेस ओपन अप करता हूं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं कि भाई कौन सी साइट पे हो, मैं अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करूं। लेकिन इफ आई ओपन अप अ बिजनेस विच इज ऑलरेडी देयर, मतलब जैसे हम मैकडोनल्ड्स या पिज्जा हट की बात करते हैं या कोई और भी चीज जिसका फ्रेंचाइज अवेलेबल है, तो हमें ये एडवांटेज होता है कि हमें पता है कि भाई टीचर वो सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो कौन दे रहा है, वो सारी ट्रेनिंग्स फ्रेंचाइजर ऑलरेडी दे देता है। फिर तीसरा सेटअप ये होता है कि फ्रेंचाइजर जो है आपके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट्स करता है। सो मैकडोनल्ड्स विल स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कि हम अपनी नई ब्रांच खोल रहे हैं कराची में एंड यू कैन गो देयर एंड एंजॉय फॉर द पीपल ऑफ कराची और ये वो। तो अब आपके इसमें भी पैसे बचते हैं। उसके बाद franchisor enters into an existing market which increases the chances of business success। अब आप देखो, अगर आप बिल्कुल ही नए बिजनेस में जाते हो ना, तो देर इज अ ह्यूज रिस्क। मैं आज उठ के बोलूं कि आई वांट टू ओपन अप अ स्कूल और मैं वो स्कूल जो है वो कोई नया स्कूल खोल रहा हूँ, तो इट्स अ ह्यूज रिस्क। आई एम नॉट श्योर कि भाई बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, क्या कैसा सेटअप होगा। बट इफ आई से कि मैं सिटी स्कूल खोल रहा हूँ विच इज देयर फ्रॉम लाइक 50 years नाउ, तो अगर मैं उसकी एक फ्रेंचाइज खोल रहा हूँ तो मुझे ये पता होता है कि यार बच्चे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। सो मुझे इतना रिस्क नहीं है। ठीक है। तो ये बात है कि रिस्क इज रिड्यूस्ड एंड इज शेयर्ड बाय द फ्रेंचाइजर। तो अगर आपके पास इन केस अल्लाह ना करे लॉस होता है तो आपकी रिस्क शेयरिंग फ्रेंचाइजर के साथ हो गई है। सही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप विद सप्लायर्स हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, फ्रेंचाइजर आपको सप्लायर भी ढूंढ के देता है और वो उनसे पूरा निगोशिएट भी करके देता है कि भाई हम इस प्राइस में चीजें लेंगे, हमारा पेमेंट मेथड ये होगा, हमें ये चीजें चाहिए, सारी चीजें। तो आप एज अ फ्रेंचाइजी क्या कर रहे हो, आप बैठ के बस पहले पूरा सेटअप ऑलमोस्ट होने के बाद यू जस्ट देयर टू रन इट एंड यू जस्ट देयर टू सी कि भाई मुझे कैसा चल रहा है। 1 साल बाद ऐसा होता है दैट यू गेन फुल कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों, एनी प्रॉब्लम विद द एडवांटेजेस? No, sir. देखो, अगर कोई मसला हो तो डू आस्क, ये नहीं कि अभी नहीं पूछो देन इट गेट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि वी वोंट बी एबल टू कम बैक टू द थ्योरी एग्जैक्टली। क्वेश्चंस में तो करेंगे बट एक होता है कि हम वापस पूरी थ्योरी का, तो आई डोंट थिंक वील गेट टाइम। ऑलराइट, तो फिर देख लेना। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी क्या है? फ्रेंचाइजी को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि the franchisor might go out of business or change the way they do things। भाई अब वो तो अपनी तरह बिजनेस चला रहा है ना, तो उसकी मर्जी है कि अगर मैं कुछ चेंजेस भी कर दूं, उस एक पॉइंट आए वो बोले मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ ये, एंड ही जस्ट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, या वो अपने बिजनेस को डिफरेंटली करना शुरू कर दे, तो आप तो उसी स्किल सेट के साथ रहोगे जिससे आपने स्टार्ट किया था। राइट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वही मैंने सोचा यार, ये तो सबसे आसान सब्जेक्ट था, मेरी भी समझ में यही नहीं आ रहा। अकाउंट्स में आता, उसमें आया तो समझ आता। बाकी तो भूल गया। 4 इज वेरी नाइस, जबरदस्त। आता हूँ मैं जरा। हेलो। Yes, sir. Okay, sorry. Now the disadvantages, we were talking about the disadvantages. So the franchise agreement usually includes restrictions on how you run the business.
अब देखो, इफ यू आर अ फ्रेंचाइजी, व्हाट हैपेंस इज कि आप किसी के मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंचाइजर। तो अब आपका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है अपने बिजनेस पे, मतलब यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन आप फिर भी पूरा कंट्रोल आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंचाइजर जो है वो अपनी मर्जी से कुछ चीजें चेंज कर देता है। उसका 1 साल तक कंट्रोल है, वो कहता है इसको फॉलो करो, ये करो, वो करो, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। उसके बाद भाई ये बड़ा मसला है, द फ्रेंचाइजी मस्ट पे इनिशियल फी एंड कंटिन्यूइंग फीस टू कंटिन्यू टू यूज द ट्रेडमार्क। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना एक तो इतने पैसे स्टार्ट में देने, और उसके बाद भी आपने उनको पैसे देते रहना है, सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। मतलब आपकी तो इन्वेस्टमेंट भी इतनी गई, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग भी बहुत हो गई, सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ लाइक बिग सेल्स, उसके बाद ही आप बोलोगे कि मुझे बहुत एडवांटेज हो रहा है। ओके, द फ्रेंचाइजी कैन नॉट सेल गुड्स फ्रॉम अदर सप्लायर्स। अब भाई उन्होंने आपका एक सप्लायर फिक्स करा दिया, जो हमने एडवांटेजेस में बात की थी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कहीं से बेहतर सप्लायर ला सकता हूँ, या मुझे कोई और मिल रहा है जो सस्ता दे रहा है, मेरी जान पहचान का है, बट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज द फ्रेंचाइजर हैज फिक्स्ड इट। अच्छा, अदर देन दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन रिजल्ट इन अ पेनल्टी चार्ज। अब आपने कोई चीज चेंज कर दी, आपने सप्लायर चेंज कर दिया, आपने कुछ रूल्स डिफरेंटली फॉलो किए, क्या मसला हुआ? भाई मसला ये हुआ कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब है आपने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट चले गए, तो अब आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो आपके मजीद पैसे जाया होंगे। ठीक है, सो एडवांटेजेस में कोई मसला? नो सर। अच्छा वलीद, मुझे ये बताओ कि और इस क्लास में कितने बच्चे आते हैं? आप दो ही हैं या कोई और भी है? सर एक हमारे साथ जरियाब था, और पता नहीं और तो कोई नहीं था। और अगर कोई न्यू आया हो तो उसका मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, और जरिए आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, मतलब पिछली क्लास भी नहीं की थी और ये क्लास भी नहीं की है? जी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर क्या है? फ्रेंचाइजर हमें पता है वो है जिसने अपना ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम बेचा है, सही है? तो वो कौन है? उसको एडवांटेज सबसे पहला क्या है भाई? सीधा सीधा उसके पास पैसे आ रहे हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम टू द फ्रेंचाइजर। दैट मीन्स कि जब आपने अपना नाम बेचा है तो आपको पैसे मिले, पहली बात। नाम बेचने पे पैसे मिले, और दूसरा क्या हुआ कि सेकंड, नाम बेचने पे पैसे मिले, और उसके साथ आपको किस चीज पे पैसे मिलते हैं? जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग पर मंथ होता है। Second is risk of the business is spread among different franchisees. अब आप you are not only giving your franchise in Pakistan, अब मैकडोनल्ड्स जगह जगह खुला हुआ है, तो इन केस अगर पाकिस्तान में नहीं भी चलता, तो एडवांटेज क्या है कि आपका रिस्क शेयरिंग जो है वो डिफरेंट फ्रेंचाइजेस में स्प्रेड हो गया है। मतलब आपने बहुत सारी जगह पे अपना लाइक ये कर लिया है कि डाइवर्सिफिकेशन कर ली है। भाई अगर पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स की डिमांड नहीं है, इंडिया में होगी, कनाडा में होगी, तो अगर यहाँ से पैसे कम भी मिल रहे हो तो वहां से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट इज अ नेटवर्क ऑफ आउटलेट्स गिव द बिजनेस अ फार बेटर चांस ऑफ सक्सेस। तो ये मैंने अभी जो बात बोली है वही है कि भाई अब आपके पास एक पूरा नेटवर्क है, तो जब आप इतने बड़े नेटवर्क में चलोगे तो आपको हमेशा चांस होगा कि आपको ज्यादा सक्सेस मिल सके। अब डिसएडवांटेज टू द फ्रेंचाइजर क्या है? अदर फ्रेंचाइजीज कुड गिव द ब्रांड अ बैड रेप्यूटेशन। अच्छा, ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज रहता है। अगर फ्रेंचाइजर ने अपना बिजनेस दे दिया, अब भाई यहाँ पे किसी के पास पैसे थे, उसने मैकडोनल्ड्स का नाम खरीद लिया, और मैकडोनल्ड्स पे कुछ बहुत उन्होंने बुरी तरह, लाइक सर्विंग बहुत बुरी है, खाना अच्छा नहीं था, ये प्रॉब्लम थी, तो लोगों को क्या होगा? वो तो ब्रांड को बुरा कह रहे हैं ना, वो ये तो नहीं समझ रहे कि ये एक फ्रेंचाइज ली हुई थी,
और ओनर बुरी तरह चला रहा था, वो क्या बोलेंगे कि भाई कराची में मैकडॉनल्ड्स बुरा था, इस्लामाबाद जाके भी ना खाना, या कहीं बाहर कंट्री जाओ वहां जाके भी ना खाना, क्योंकि इसका तो खाना बुरा होता है. तो इट गिव्स अ बैड रेप्यूटेशन इफ वन ऑफ द franchises is if one of the franchises is actually ruining your name, मतलब वो बुरी तरह चला रहा है तो रेप्यूटेशन खराब होती है. अच्छा, अब आपके पास क्या है, फ्रेंचाइजर मस्ट प्रोवाइड द फ्रेंचाइजी विद एन ऑनगोइंग सपोर्ट व्हिच देन रिक्वायर्स कांस्टेंट रिसर्च. अब आप एज अ फ्रेंचाइजर, ये नहीं है कि आपने बेच दिया और आपके पास पैसे आ गए और बस सुकून, नहीं. यू हैव टू बी देयर विद देम कॉन्स्टेंटली. हर वक्त उनको बताते रहना है कि भाई अब ये कर लो, अब ये हम चेंज कर रहे हैं, नाउ फॉलो दिस नाउ. फिर आप ट्रेन कर रहे हो अपने वर्कर्स, उनके वर्कर्स को, आप उनकी लोकेशन देखने जा रहे हो. तो इट इज लाइक, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप पूरी तरीके से प्रोसेस का पार्ट हो, और ये बहुत सारी रिसर्च, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. उसके बाद सेटिंग अप अ फ्रेंचाइज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रेंचाइजर, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपके अपने भी पैसे लगते हैं टू सेट अप अ फ्रेंचाइज. ठीक है, क्लियर ऑन दिस. अब मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड? No, sir. ओके, अब मेरी थोड़ा सा टीचिंग मेथड सुन लो जो हम फॉलो करेंगे. वंस आई एम डन विद जॉइंट वेंचर्स, मुझे नहीं पता कि आप लोग रीडिंग कब में करते हो और कैसे करते हो, बट बिजनेस स्टडीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग. ठीक है, अब मैं आपको ये समझा भी दूं, एंड इफ यू डोंट रीड तो कोई फायदा नहीं है. दैट इज वाई वंस ड्यूरिंग द क्लास में एक चैप्टर कोशिश करता हूँ कि खत्म हो जाए या मेन चीजें खत्म हो जाए. सो आई गिव यू 10 to 15 minutes टू रीड. ऑलराइट, जैसे फ्रेंचाइजेस हमने कर लिया है, तो आई टेल यू टू रीड फ्रेंचाइज, एंड देन आई टेल यू टू रीड जॉइंट वेंचर्स, और फिर हम थोड़े से उससे क्वेश्चंस कर लेंगे, लाइक बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस, बट आई नो कि आपने पढ़ लिया है. ठीक है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर. ओके. अच्छा, जॉइंट वेंचर क्या होता है? एक तो हमने कोऑपरेटिव. सर, जी वलीद. सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये आप ए लेवल्स की बुक से करवा रहे हैं ओ लेवल्स की? ये मैं ए लेवल्स की बुक से करा रहा हूँ. ठीक है सर. ये मैंने ये जो आपके नोट्स है ना, ये सीआई की वेबसाइट से ए लेवल्स के ही नोट्स लिए हुए हैं. ठीक है, ओके सर. तो ये ए एस एंड ए लेवल्स के नोट्स ही हैं. ओके, अब आप जॉइंट वेंचर्स पे जब आ जाते हो, जॉइंट वेंचर क्या होता है? When two or more businesses agree to work closely together on a particular project and create a separate business division to do so. मतलब you are not in a partnership. ऐसा नहीं है कि आप लोग एक साथ पार्टनर्स बन गए हो. एक सर्टेन प्रोजेक्ट आता है जिसपे आप कहते हो कि हम लोग अग्री करते हैं साथ काम करने को. ठीक है, और एक बिल्कुल ही सेपरेट डिवीजन बना देते हो विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर, एग्जैक्टली नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, बट ये बिल्कुल अलग तरीके से फॉलो अप होता है. ठीक है, तो जॉइंट वेंचर लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये हमेशा याद रखो. ये एक शॉर्ट टर्म होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड बोलते हैं इसको, कि भाई हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आ गए और हम इस पे काम करेंगे. दूसरा ये कि इनकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब होता है बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट, ऐसा नहीं है. इधर क्या है, बिजनेस भी एक ही है और ओनर्स भी एक ही है. तो जो हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे थे कि इन केस आप पैसे नहीं दे पाते या प्रोजेक्ट में कोई लॉस होता है, सो यू विल हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट्स. सही है. अब यस इन्होंने सर. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है सोनी और एरिक्सन का. आप लोगों को तो ये वाले फोन नहीं याद पता होंगे, बट इन द अर्ली 2000 ये आपके पास एक फोन आया था सोनी एरिक्सन के नाम से. सो दीज आर टू डिफरेंट कंपनी, सोनी और एरिक्सन. उन्होंने अग्री किया कि भाई देखो सोनी
बनाता था इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, इनके टीवी, इनके वीसीआर्स, फ्रिज, इस तरह, आई थिंक फ्रिज तो नहीं थे लेकिन ज्यादा चीजें थी, तो उन्होंने, उनके पास फोन्स नहीं थे, सो दे पैच्ड अप विद एरिक्सन एंड दे सेड कि हम जो हैं वो सोनी एरिक्सन बना के, और सोनी एरिक्सन का ब्रांड बना के वील मेक मोबाइल फोन्स। सो ये एक जॉइंट वेंचर था, जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट, दैट वाज मोबाइल फोन्स। ओके, अच्छा, वंस द मीटिंग एंड्स, ये 10 मिनट कह रहा है, दैट द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, सो यू पीपल कैन जॉइन द सेम लिंक। ओके सर। ओके, अब एडवांटेज क्या है जॉइंट, नहीं, पहले एडवांटेज से भी पहले आई थिंक ये अग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव बता देती हैं जॉइंट वेंचर पे कि भाई हम मोबाइल फोन्स जैसे यहाँ था वो बना रहे हैं, फिर अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होगा। अगर कोई मसला इतना बड़ा हो जाए कि भाई जॉइंट वेंचर वेंचर खत्म करना है, तो जॉइंट वेंचर को टर्मिनेट कैसे किया जाएगा। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि भाई हम अपनी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, या हम अपनी पॉलिसीज, या हम अपने तरीके जो हैं वो लोगों को नहीं बताएंगे। उसके बाद डे टू डे मैनेजमेंट एडवांटेजेस क्या हैं, कि आप जो भी आपके ओवर डे टू डे मैनेजमेंट किस तरह से होगी, सॉरी, एडवांटेजेस तो अलग है। डे टू डे मैनेजमेंट जो है, हाउ विल यू गो अबाउट इट, मतलब किसकी ड्यूटी क्या होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोनी और एरिक्सन मिलके बना रहे हैं दो कंपनीज, सो व्हाट इज द रोल ऑफ सोनी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एरिक्सन। प्रोबेबली सोनी प्रोड्यूस कर रहा है, एरिक्सन मार्केट कर रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आप अपने अग्रीमेंट में लिख देते। अच्छा, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि प्रोवाइड्स कंपनीज विद द अपॉर्चुनिटी टू गेन न्यू कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज। अब कैपेसिटी और एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हो। भाई सोनी अगर मोबाइल फोन्स नहीं बनाता था, तो सोनी अब मोबाइल फोन्स के अंदर जा रहा है। लेकिन एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि दो कंपनीज जब एक साथ मिल रही हैं, तो इसका मतलब है दे विल ट्राई टू शो देयर एक्सपर्टनेस इन आइदर डिपार्टमेंट। अगर सोनी प्रोडक्शन में अच्छा है तो वो प्रोड्यूस करेगा, और अगर एरिक्सन उसको मार्केट करने में अच्छा है तो वो उसको मार्केट करेगा। सही है। यस सर। ओके, देन अलाउस कंपनीज टू हैव एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। भाई जैसे अब मैंने बोल दिया कि कुछ कंपनीज हैं वो, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी पे एक्सेस नहीं है। सो व्हाट विल हैपन इज कि कई दफा सोनी वालों को डिपेंड, सोनी को एग्जांपल ना भी लें अगर, तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी पे एक्सेस नहीं था, तो आप क्या बोलोगे कि आप क्योंकि किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आ गए हो जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अब आप उनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी पे आपका एक्सेस आ जाता है। एक्सेस टू ग्रेटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी, अगेन द सेम पॉइंट। बस इसके अंदर ये फायदा हो जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज इंप्रूव कर जाती हैं। मतलब आप अब अपनी देखो, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ज्यादा जो आपके पास जॉइंट वेंचर में फायदा है, आपके पास लिमिटेड थी, लेकिन दूसरे बंदे के पास आपसे मतलब डिफरेंट है, तो अब आप मिल के एक अच्छी चीज पे जा सकते हो। देन शेयरिंग ऑफ रिस्क विद वेंचर पार्टनर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस बात पे बिजनेस में रिस्क तो होता है, तो अगर रिस्क है, तो अब आपका वो रिस्क शेयर हो गया है। अब आप दूसरे के साथ रिस्क शेयर कर रहे हो, तो यू डोंट हैव एन इशू कि भाई बहुत लॉस होगा तो सारा लॉस मैं बेयर करूंगा, नहीं। द लॉस विल बी बोर बाय बोथ, क्या नाम है, एक पार्टनर भी और दूसरा पार्टनर भी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है। द बिजनेस फेलियर ऑफ द पार्टनर वुड पुट द होल प्रोजेक्ट एट रिस्क। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेरे साथ, मैंने जॉइंट वेंचर बनाया किसी बंदे के साथ,
और मुझे ये लगने लगा कि वो इनकम्पैटिबल है, इसका मतलब कि उसकी स्किल सेट अच्छी नहीं है और वो इतना काबिल नहीं है, तो फिर क्या मसला होगा कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट रिस्क पे आ जाएगा। भाई मैंने तो इसलिए जॉइंट वेंचर किया था कि इसको ये आता है, लेकिन पता चले उसको आता ही नहीं है, तो मैं कैसे, मतलब फिर हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत चांसेस है कि फेल हो जाए। Styles of management and culture might be so different that the two teams do not blend well together. अब आपको ये टेक्नोलॉजी और सब तो अच्छा लग रहा होता है कि जी हम कर लेंगे, बट ये होता है कि अगर आपका स्टाइल ही मैच ना करे काम करने का, और आप बोलो भाई अगर मैं एज अ टीचर किसी स्कूल में जाके पढ़ाने लगूं और मुझे लगे कि वहाँ का जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है या जो प्रिंसिपल हैं उनको स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम माय स्टाइल, तो फिर आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल, और वहां पे जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो फुल प्रोडक्टिविटी से नहीं पढ़ाऊंगा। सिमिलरली इसी तरह आपका प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं होगा अगर उसको प्रॉपरली रन ना कर पाए। The parties don't provide enough leadership and support in the early stages. इसका मतलब ये है कि जो आपके अर्ली स्टेज होते हैं उसके अंदर आपको यही नहीं समझ आता भाई लीड किसने लेनी है, किसको कहाँ सपोर्ट की जरूरत है, और जब आपको ये नहीं समझ आएगा सो यू कैन नॉट एक्चुअली गो अबाउट टू मेक अ सक्सेसफुल वेंचर, या आप अपने सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, कोई इशू है इसमें? नो सर। No, sir. ओके। अब एक इन्होंने बोला कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस आप बना लेते हो। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव डिसाइडेड टू शेयर रिसोर्सेज टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब आपने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब होता है एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसके अंदर आपने मतलब एक अग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम दोनों मिलके काम करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे और ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। इट इज लेस इन्वॉल्व एंड लेस परमानेंट देन अ जॉइंट वेंचर, ये और छोटा होता है, और इसका सिर्फ पर्पस होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो इंडिविजुअल्स या दो एंटिटीज काम करें एक कॉमन गोल की तरफ। जॉइंट वेंचर में तो एक अलग चीज है। Firms in a strategic alliance do not form a new entity to further their aims but collaborate while remaining apart and distinct. अच्छा, जैसे उसके अंदर आपका एक वेंचर बन के आप एक तरीके से साथ आ जाते हो, इसमें यह है कि आप अपना अपना काम कर रहे हो बट एक कॉमन गोल की तरफ चल रहे हो। तो एग्जांपल्स देख लो, एन एग्रीमेंट विद अ लोकल यूनिवर्सिटी। So finance is provided by the business to allow new specialist training courses that will increase the supply of suitable staff for the firm. तो अब ये क्या था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन आईबीए, एक कंपनी थी नीलसन, वो उन्होंने जो है वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दी। दे सेंट देयर ओन पीपल, और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके ज्यादा बच्चों को ट्रेन करेंगे ताकि अगर हम किसी को एम्प्लॉय करें तो वो ऑलरेडी रेडी हो हमारे पास ज्वाइन करने के लिए। सेकेंड इज एन एग्रीमेंट विद अ सप्लायर to join forces in order to design and produce components and materials that will be used in a new range of products. तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने सप्लायर के साथ मिल जाते हो और उसको उस डिजाइन्स बताते हो और वो उसको प्रोड्यूस करके देता है। एन एग्रीमेंट विद द कंपेटिटर, आपकी कोशिश होती है कि भाई रिस्क कम हो जाए और आपका मार्केट शेयर बढ़ जाए, इसलिए आप आपस में एक अलायंस बना लेते हो। अच्छा, देन वी हैव होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं? रेफर्स टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ सेपरेट बिजनेसेस। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को मिला के जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, बट डज नॉट यूनाइट देम इनटू वन यूनिफाइड कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को एक ही बना दे, बल्कि वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस चला रहा है, ये होल्डिंग कंपनी होती है। They are not different from a legal form of business organization, but they are increasingly common way for businesses to be owned. अच्छा, अब हमारे पास एक रह गई है प्राइवेट सेक्टर में फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। फैमिली ओन्ड बिजनेस ये होता है कि
वो वाला बिजनेस दैट इज ओन्ड बाय एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के कम से कम 2 से 3 लोग उसी बिजनेस को ओन और मैनेज कर रहे हैं, उसके डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। मल्टीपल जनरेशंस आ रही हैं, मतलब एक दादा थे, उसके बाद अब्बू ने लिया, देन द नेक्स्ट जनरेशन केम इन। दिस इज पार्ट ऑफ द फैमिली जनरेशन, फैमिली ओन्ड बिजनेस। स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली बिजनेस, सबसे पहले स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये